अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे साथ राजा अमजद अली एडवोकेट मौजूद हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो कोर कमेटी है उसके मेंबर हैं। कोर मेंबर भी कहा जा सकता है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के जो वादे थे अवामी एक्शन कमेटी के साथ उनके बारे में भी, और जो आमदा इंतखाबात आने वाले हैं उनके बारे में भी। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोर कमेटी ने रिसेंटली एक एलामिया जारी किया और एक वजाहत भी जारी की है कि जो भी जो इंतखाबी और आइनी इस्लाहात हैं और चार्टर ऑफ डिमांड है उसकी तकमील से इलेक्शन को मशरूत किया है। और अगर इस्लाहात नहीं होती और मुतालबात मंजूर नहीं होते तो फिर जो भी एक्शन इलेक्शन में हिस्सा लेगा तो वो एक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं रहेगा। तो अगर 9 जून के बाद इलेक्शन होते हैं और ज़ाहिर है उस वक्त एक मेरे ख्याल में इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका होगा, जो एक तरतीब जिस तरतीब से जा रहा है निज़ाम। तो 9 जून को जो मार्च होगा और उसकी क़यादत भी कोर कमेटी ने करनी है। फिर उसके बाद जो बातचीत होगी ज़ाहिर है गवर्नमेंट के साथ जिस लेवल पे भी, तो वो भी कोर कमेटी ने करनी है। अगर इस्लाहात हुए बगैर ये मार्च 9 जून वाला ख़त्म हो जाता है तो इलेक्शन भी वक्त पर होते हैं। तो फिर जो लोग इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसमें फिर उन लोगों का क्या कसूर है कि वो उनको अवामी एक्शन कमेटी से उनका ताल्लुक ख़त्म कर दिया जाए। बेसिकली दानिश साहब, मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो बाकी भी जहाँ डिस्कशन होती है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो बिल्कुल क्लियर है कि हम तो 9 जून से आगे का सोचते ही नहीं। अच्छा। 9 जून के बाद क्या होगा, अच्छा, ये तो अनसर्टन है। ठीक है। जो इसमें हम तो ज़ाहिर है एक पार्टी है, ठीक है। दूसरी पार्टी स्टेट है। ठीक है। वो स्टेट जिसने मुसलसल वादा खिलाफियां की, और जो आपने पहले स्टार्ट में बात की हुकूमत आज़ाद कश्मीर नहीं, ये तो हमारा एग्रीमेंट 4 अक्टूबर को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ ठीक है। है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह वो इतनी जो इंसानी जानों के ज़िया के बाद वो उन मुज़ाकरात में सबसे पहले जो पहले दिन बात हुई थी उसमें ये एक्सेप्ट किया था उन्होंने कि ये जो इंसानी जानों का ज़िया है इसकी तमाम तर जिम्मेदारी आज़ाद कश्मीर हुकूमत पे, ठीक है। कि जो उनकी वायलेशंस हैं एग्रीमेंट की। और वहां पहले सबसे पहले जो है बात ही यही हुई थी कि हमने कहा जी आइंदा अब आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे, फिर उसकी वायलेशन हम किस तरह इंश्योर कर सकते हैं कि उसकी वायलेशन ना हो। तो उसके लिए एक मैकेनिज्म तय हुआ था जो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का, कि हर 15 दिन बाद इसकी मीटिंग होगी। तो जहां पे भी कोई वायलेशन का क्वेश्चन होगा उसको फौरी तौर पर एड्रेस किया जाएगा। अब इसके बाद तो हमारे पास तो कोई और रास्ता ही नहीं रहा। तो अब जो लोग जो है वो इलेक्शन की और उसकी बात करते हैं तो वो बेसिकली एक्शन कमेटी के स्टांस को समझ नहीं रहे। अच्छा। कि इलेक्शन की और बाकी हर बात तो जो है वो 9 जून के बाद ही है, बल्कि हमने पहले जब 9 जून की डेट तय की थी उस वक्त भी हमने कहा था कि अगर उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल कोई चालाकी दिखा के उन्होंने उसको पहले किया तो हमने पहले ये भी अनाउंस किया हुआ था कि फिर हमारी डेट भी पीछे आ जाएगी, वो 9 जून सही अप्रैल के मई में भी आ सकती है। लेकिन आप खुद एक ज़ाहिर कानूनदान है, आइन और कानून को बेहतर अंदाज में समझते हैं। तो एक्ट 74 के तहत जो एक निज़ाम चल रहा है तो उसके तहत तो फिर 9 जून से पहले ही इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करना पड़ेगा, क्योंकि जुलाई के आखिरी अशरे में असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो रही है और उसने डिज़ाल्व हो जाना है। तो एक आइनी और कानूनी रास्ता तो ये है कि वो असम्बली खत्म और इलेक्शन हो। तो क्या आप ये समझते हैं कि 9 जून के बाद जो एक एहतजाज होगा या जो कॉल है तो उसके बाद इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं या फिर ना नहीं हो सकते? जो आइन और कानून की बातें तो अब इस आजाद कश्मीर में अब ये जस्ट एक एकेडमिक और थ्योरेटिकल रह गई। ठीक है। आइन की बात आप करते हैं तो आइन में 30 डेज में प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है मैंडेटरी नहीं था। क्यों नहीं हुआ? आइन के तहत दुनिया का कोई कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी या कोई जो है इलेक्टेड ऑफिस, कोई ऐसा हाउस हो सकता है जिसमें विदाउट एंजॉयिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी कोई इलेक्ट हो जाए। आपका स्पीकर जो है, जो अभी सदर का भी मनसब संभाला हुआ है, वो कितने वोट लेके बने हुए? वो ये नहीं, वो एक दिन भी जो है वो मेजोरिटी का कॉन्फिडेंस जो है उन्होंने शो ही नहीं किया। तो जो उसके बाद जो है अभी तक आप देखेंगे जो हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं उसकी और बाकी बहुत सारी चीजें हैं, वो जिसपे हाई कोर्ट की जजमेंट जो 2019 की रिवर डाइवर्शन के मामले में, ठीक है, वो दैट हैज अटेन्ड द स्टेटस ऑफ अ लॉ, उसकी वायलेशन आज तक जारी है।
तो ठीक है। इसलिए जो है ये नहीं, आइन और वो कानून की बातें तो वो जाहिर है उस अब डिबेट जो उस पब्लिक जो डिबेट इनके में इंटरेस्ट में उस है। डिबेट में हम जाएंगे, मे बी उस पर सदारती इलेक्शन पर भी बात करते हैं, लेकिन असेंबली जब खत्म हो जाएगी, असेंबली अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर स्टेट का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होगा, स्टेट का एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन होगा? ये बातें मसलन जो है ना, ये हम इन बातों को कंसिडर करने के लिए तब तैयार हों कि जो जो पावर्स दैट बी, जो असल जो लोग जो इस निज़ाम को चला रहे हैं, जहां उनको सूट करता है वो आइन को बिल्कुल पामाल कर देते हैं। सही। तो अगर वो ये आइन के लिए, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कोई कंसर्न उनमें है तो वो इसका सोल्यूशन हर चीज का निकल सकता है। लेकिन वो दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि उनको आजाद कश्मीर के लोगों की परवाह ही नहीं है। उनको कॉन्स्टिट्यूशन की भी सिर्फ जो है अगेंस्ट द पीपल, जब आपने कोई कानून इस्तेमाल सही। करना है सिर्फ उसी को उनका कानून का कंसर्न होता है, बाकी तो नहीं, उनको आइन। आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन एक बुरान तो पैदा हो जाएगा कि उसके बाद एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन होगी जब इस असेंबली की मुद्दत खत्म हो जाएगी और इलेक्शन कमिश्नर अगर इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर देते हैं, उसके बाद फिर सिनेरियो क्या बनेगा? मगर ये दानिश साहब, बेसिक बात ये है ना कि बुरान जो है, जो आदमी एक मेडिसिन के बगैर मर रहा है ना, उसके लिए तो जिंदगी का सबसे बड़ा बुरान यही है। ठीक है। जो यहाँ पे जो आपकी आजाद कश्मीर में जो इनजस्टिस, जो पूरा आपका पूरा ये सिस्टम इस हद तक पोल्यूट हो चुका हुआ है कि रिश्वत, सिफारिश और चमचागिरी, ये तीन असूलों के बगैर यहाँ सर्वाइव करना आम आदमी का नामुमकिन हो चुका है। तो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ की बातें जो है वो हम तो उसके लिए हमेशा तैयार हैं, उसके लिए वो करने के लिए। मैं पर्सनल अपनी बात करता हूँ, हमने तो हमेशा कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट बाहर में बैठे हैं, हाँ, तो वो हमारा तो पेशा ही यही है, हम तो उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास प्रैक्टिकली इख्तियार है, जो है लेजिस्लेटिव असेंबली है, मेरा मुस्तकिल है कि कंसिडर्ड ओपिनियन है और मुस्तकिल मेरा एक थीसिस है कि ये असेंबली जो है लेजिस्लेटिव टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होती रही। जो लोगों को फंडामेंटल राइट से डिप्राइव करने के लिए, मैं तो उसको लेजिस्लेटिव टेररिज्म कहता हूँ। 20-20 साल पहले जिन चीजों का डिसाइड हो गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के वायलेटिव है, उसी पे ये असेंबली दोबारा लेजिस्लेशन करने की भी हिम्मत रखती है, वो करती है। तो अब इस सिचुएशन में लोगों के पास तो स्ट्रीट्स पे जो है, मतलब जो आपकी दुनिया की मोस्ट जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं, कनाडा है, यूके है, वहां पे भी लोगों के पास एक स्टेज पे जाके स्ट्रीट्स पे आने के बगैर कोई चारा नहीं रहा। अच्छा, अगर इलेक्शन नहीं होते तो आपने जिन कुव्वतों की तरफ इशारा किया कि वो वक्त और ज़रूरत के तहत आइन और कानून का इस्तेमाल करते हैं अपने बिहाफ पे, तो उनके पास तो फिर आर्टिकल 56 का एक ऑप्शन बाकी रहेगा और वो उनके फेवर में भी जाता है। अगर एक्शन कमेटी के इस एहतजाज को बुनियाद बनाकर या किसी भी एक्ट को बुनियाद बनाकर इस निज़ाम को अगर लपेटा जाता है तो उसका भार किसके सर होगा? वो सिर्फ आजाद कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज के जिम्मे। अच्छा, टोटली आजाद कश्मीर की जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। नहीं, आपके साथ तो जो अग्रीमेंट किया गया है उसमें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी एक फरीक है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि जो अगर आजाद कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज, ये पॉलिटिकल पार्टीज होती जी, तो ये इनका स्टांस ये ना होता कि आम आदमी की तो कोई हैसियत ही नहीं। सही। ये जो कनाडा में, यूके में, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, जहां पे असेंबली कोर्ट सारी मौजूद है, लेकिन जब लोग स्ट्रीट्स पे आते हैं और इतनी बड़ी तादाद में आते हैं तो उनको ये आर्गूमेंट नहीं दिया जाता कि आप इलेक्शन लड़ के असेंबली में आए या आप कोर्ट से रिज्यू करें। उसको एड्रेस किया जाता है, क्योंकि विल ऑफ द पीपल अल्टीमेट तो डेमोक्रेसी में यही होती है। सही। और वो अगर ये जो है आजाद कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज होती, ये माफियाज ना होते अपने इंटरेस्ट के लिए, तो ये इस चीज को रियलाइज करते हैं और एक्शन कमेटी के साथ जो एग्रीमेंट, जो मुख्तलिफ मौकों पर ये ऐलान भी करते रहे कि इस पे इम्प्लीमेंट होगा, तो ये अगर ये स्ट्रेंथन करते हैं एक्शन कमेटी का, सिर्फ कि जो एग्रीमेंट किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया हुआ है, वो उसमें आजाद कश्मीर गवर्नमेंट के भी उसमें मौजूद थे लोग, तो ये उन पे उसके मुताबिक अगर चलते और जहां पे अगर किसी जगह ये एस्टेब्लिश करते कि एक्शन कमेटी अपने एग्रीमेंट से डेविएट कर रही है, तो लोग भी तो देख रहे हैं सारा कुछ। नहीं, एक सवाल ये भी है कि जो अवामी एक्शन कमेटी के नाकदीन है, मतलब मैं एक नाम लूंगा राजा फारूक हैदर साहब, उसके अलावा भी जो पब्लिक में कुछ जो नाकदीन मौजूद हैं, तो उनका ये मानना है, बल्कि उनमें ये एक परसेप्शन पाई जाती है कि अवामी एक्शन कमेटी के बहुत सारे एक्ट इसलिए हो रहे हैं या करवाए जा रहे हैं कि इस निज़ाम को, ये जो मौजूदा सेटअप है, इसको लपेटना है। तो अगर अब यही होता है, इलेक्शन नहीं होते, कोई चीज एग्जीक्यूटिव नहीं बनता इस स्टेट का और आर्टिकल 56 का इस्तेमाल होता है, तो ऑब्वियसली ये इख्तियार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाएगा। तो फिर क्या ये एक इल्ज़ाम अवामी एक्शन कमेटी पर भी नहीं आएगा? जो मैं इसका आपको ये बताऊं ना कि जो ये यार ये
56 की बात तो अभी बाद में होना शुरू हुई, पहले स्टार्ट में ये था जी कि ये सारा पूरा सेटअप ही क्लोज करके इसको सूबा बना रहे हैं, सही, ये इसको आजाद कश्मीर को ये इसको तकसीम करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों का हिस्सा बना रहे हैं। मेरा हमेशा से उस वक्त ये क्वेश्चन रहा है, इन लोगों से डायरेक्टली भी जिनसे बात हुई है, कि अगर एक्शन कमेटी, तो ये 3 साल की बात है, इन 3 सालों से पहले अगर सूबा बनाने का फैसला होता किसी वक्त, तो आजाद कश्मीर की ये 100 कॉल्ड पोलिटिकल पार्टीज में से किससे रेजिस्ट करना था? ये तो मैं पार्लिमानी कोई अल्फाज नहीं है कि मैं अगर एक्चुअल अपने आप को ख्यालात बताऊं कि ये किस चीज पे भी, ये तो सूबा बनाना, ये तो इससे बहुत बड़ी बातों में भी ये इनमें से किसी में हिम्मत नहीं थी रिफ्यूज करने की, रेजिस्ट करने की। एक्शन कमेटी ने ही तो आजाद कश्मीर का जो है वो ये एक पूरा वो एक हार्मनी पैदा की पूरे सारे उसमें, और क्लियर अपनी आइडेंटिटी को इसको प्रिजर्व करने की, इसको प्रोटेक्ट करने की बात एक्शन कमेटी ने की। और अगर एक्शन कमेटी के बाद कोई भी इस तरह का इकदाम किया जाता तो वो उसमें तो रेजिस्टेंस ही एक्शन कमेटी ने करनी थी। अब ये 56 और उसकी बात है, 56 को इन्होंने 74 में कॉन्स्टिट्यूशन बना है, 56 पे आज तक इनको ऑब्जेक्शन इसलिए किसी ने किया है कि ये होना नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं। 56 को इन्होंने, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आपने पहले भी तज़किरा किया और मैं भी उसी का रेफरेंस दे रहा हूँ कि मुख्तलिफ मौक़ों पे जिनका आपने भी तज़किरा किया कि आइन और कानून को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है, तो उस चीज़ को बुनियाद बनाकर कहीं इस हथियार को यहाँ पर ना इस्तेमाल किया जाए, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? चूँकि इलेक्शन नहीं होंगे तो असम्बली भी उसकी मुद्दत भी, चूँकि असम्बली की एक्सटेंशन की कोई प्रोविजन तो आइन और कानून में मौजूद नहीं है, हमारे यहाँ निगरान सेटअप भी नहीं है, तो फिर एग्जीक्यूटिव कौन होगा? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मेरा तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये इनको, हमारे पास तो सीधा सीधा क्लियर कट एक लाइन है कि ये 9 जून से पहले, 31 मई से पहले ये सेटल करे मामला। सही, तो ये सिचुएशन ही ना पैदा हो। अब ये अगर सिचुएशन पैदा होगी तो हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। सही। और लेकिन ये सिर्फ इस बुनियाद पे कि ये एक खौफ दिलाके है कि ये निजाम, ये, और इस खौफ की बुनियाद पे आप 78 साल मजीद लोगों पे ये जुल्म करते रहेंगे, और 53 जो है लोगों को यहाँ लूट मार, करप्शन, बदमाशी हर तरह की, और उसके लिए जो मसलन आपका जो आम आदमी की तो जान माल इज्जत आजाद कश्मीर में महफूज नहीं है। जो इसमें अभी वो एक जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के जो 200 रुपए वाले मोबाइल वाले आईजी साहब जो टिकटॉक आए हुए, वो प्रैक्टिकली मैंने कितनी जगहों पे ये बात की है कि आजाद कश्मीर में पुलिसिंग क्या है। सही, कि आपका SHO जो है वो ये इन MLA कंसर्न मुतलका MLA मिनिस्टर वो प्रैक्टिकली वो अपॉइंट करता है। सही, वो उसको प्रोटेक्ट करता है, उसी को वो जवाब दे। तो लेकिन एक पूरी फौज बिठाई हुई है, IG DIG पता नहीं कितने हैं, इसी तरह ये सारे वो, तो ये रेलेवेंस खत्म हो चुकी है इस सिस्टम की। इसको एज इट इज बरकरार रखने की कोई कोशिश जो है वो, उसमें कम से कम जो है लोग इस बुनियाद पे कि जी इस निजाम को बड़ा खतरा है, इस बुनियाद पे तो लोग अपने हकूक कब तक सरेंडर करते रहे। ठीक है, रेलिवेंस आपने कहा कि खत्म हो चुकी है, तो क्या अवामी एक्शन कमेटी ये कोशिश करेगी कि जो उनकी, क्योंकि आप भी इस एक्ट को एक प्रॉपर कोई निज़ाम नहीं समझते, तो रेलिवेंस खत्म हो चुकी है, तो क्या अवामी एक्शन कमेटी एक्ट 74 के खिलाफ भी स्ट्रगल करेगी? मतलब उसके उसमें रिफॉर्म्स की बात तो जो उसमें जो बात है ना जी, एक तो एक्शन कमेटी जो है वो मुख्तलिफ नजरियात के लोगों का वो है, ठीक है, उसमें जो नेशनलिस्ट एलिमेंट है जो बाहर अपने अपने पोलिटिकल पार्टीज के प्लेटफॉर्म पे, तो उनका मौका हमेशा यही रहा है कि एक्ट 74 जो है वो बिल्कुल ये टोटली ये खत्म कर। अब उसमें उसकी वो भी एक बड़ी वजह बन गई लोगों के बुनियादी हकूक से महरूम रहने से, क्योंकि इस लेवल पे तो वो अपनी मूवमेंट को कभी लेके जा नहीं सके, ठीक है, इतनी पब्लिक सपोर्ट कभी उनको आई नहीं। फिर जो है ये इसको अगर आप डिनाई करें एक दूसरे की स्ट्रेंथ को, जो यहाँ पे जो प्रो पाकिस्तान जो एलिमेंट है उसने उनके वजूद से ही इनकार किया, उन्होंने कहा जी ये तो इंडियन फंडेड होगा, किसी ने माना ही नहीं कि इंडिपेंडेंट कश्मीर का कोई सिंसियरली भी जो अपने नजरियात के तौर पर भी उसका हामी हो सकता है। दूसरी तरफ उन्होंने जो है ये एक स्टेट ऑफ डिनाइल में रहे कि जी लोगों की बड़ी अक्सरियत जो है वो, अभी आप उसकी तादाद को जितना भी करें, जो चाहे वो मैनेज्ड है चाहे जो भी है, लेकिन एक लोगों की बड़ी तादाद का ये इशू नहीं है कि वो पाकिस्तान से अलग भी तो नहीं चाहते, तो ये अब एक्सेप्टेड। अब एक्शन कमेटी जो है वो इन नजरियात के मामले में वो हम, मैं ये कह रहा हूँ कि एक्ट 74 की जगह कोई भी निजाम हो तो हम पाकिस्तान के इंतजाम में ही है, जाहिर है जब तक इसकी कोई परमानेंट सेटलमेंट होती हम पाकिस्तान के निजाम में ही हैं, हम उससे अलग नहीं, लेकिन जो इख्तियारात हैं जैसे मतलब हर जगह एक्शन कमेटी। मेरा तो जो है ना अपना दानिश साहब, मेरा अपना व्यू ये है कि एक्ट 74 के अंदर जी जो आजाद कश्मीर के आम आदमी के बुनियादी हकूक थे जी वो नहीं मिले आज तक। राइट टू लाइफ तो कम से कम सिक्योर था एक्ट 74 के अंदर, आपका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं है सही एक्ट 74 के तहत।
लेकिन राइट टू लाइफ तो है, वो तो सिक्योर है इसी फंडामेंटल राइट से है। आजाद कश्मीर में तो इन 78 सालों में आपको राइट टू लाइफ जो है वो सिक्योर नहीं हुआ। एक्ट 74 बने हुए भी कितना अरसा हो गया वो, उसके बावजूद। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशंस हैं जो मसाइल पैदा करती हैं। आप इसके बजाय कोई और निजाम ले आएंगे, और वो भी अगर उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने की ताकतवर लोगों को आजादी होगी, तो वो निजाम भी तो ये तो इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। राइट टू लाइफ में चलें, पुलिसिंग वगैरह ये सारी चीजें आप इन चीजों को तो नहीं, कर सकते आपने हैं, लेकिन जो बुनियादी जो इख्तियारात हैं वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास हैं। 3rd शेड्यूल में 54 सब्जेक्ट की एक लंबी लाइन जो है, मैं उनको भी आप छोड़ देना, अभी जो आजाद कश्मीर गवर्नमेंट के पास है ये अपनी मर्जी से उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर रहे। जो मैं कहता हूँ आप वो दूसरी लिस्ट पे तो तब जाए ना कि पहले ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी पॉलिटिकल पार्टीज जाहिर है, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज की ब्रांचें हैं और वहां से जाहिर है डिक्टेट होते हैं। तो नहीं, जब ये एक नहीं बड़ा भी थी, मसला ये भी एक बड़ा मसला है। आपको मैं ये बताऊं कि जब ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी, उससे पहले ये निजाम देश पे चल रहा था, जब आपकी 100 कार्ड रियासती जमातें थी। नहीं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तो कभी जमहूरी और इंसानी हकूक की वो मैं ये कह रहा हूं ना चैंपियन कि रही जब नहीं। वो तो मतलब चौधरी गुलाम अब्बास साहब की तो ये हिस्ट्री रही कि उन्होंने कभी राइट टू वोट की एजेके के लोगों की बात सुनी नहीं। उन्होंने मसला यही है तहरीक वैसे आज़ादी कि ये खत्म हो चुकी। हम जो है ना डिट्रैक हो जाते हैं। सही, ये इशू नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ना हो और ये स्टेट की हो, ठीक है, लेकिन तो फिर क्या होगा? मैं यही कह रहा हूँ कि वो भी जो ओबीडियंट, वो शायद इनसे ज्यादा ओबीडियंट जो रही है। आइन के अंदर बुनियादी हुकूक जो आजाद गवर्नमेंट दे सकती है आजाद जम्मू और कश्मीर के अवाम को, वो क्या क्या है? फंडामेंटल राइट्स में तो आपकी सारी चीजें हैं, जो आपका मसलन जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 4 के तहत इस कॉन्स्टिट्यूशन में, उनकी वायलेशन से सारे मसाइल पैदा हुए। फिर अभी आप मसलन आपने 13th अमेंडमेंट जो इसको आपने कंट्रोवर्शियल भी बनाया, लेकिन 52C उसमें इंसर्ट किया गया। 13th अमेंडमेंट 52C में एक और बड़ा दिलचस्प मामला है कि उसमें साथ ये भी लिखा हुआ है कि आजाद जम्मू और कश्मीर गवर्नमेंट मिनरल्स को तो माशी सूरत के लिए इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन साथ ही ये भी लिखा हुआ है कि एक्ट ऑफ असेंबली के जरिए गवर्नमेट ऑफ पाकिस्तान किसी इदारे या किसी भी इंडिविजुअल को ये साइट्स दे सकती है। नहीं, ये भी एक बड़ा दिलचस्प एक्ट मामला ऑफ है। असेंबली तो है ना। मगर पहले आप ये देखें, मैं कहता हूं कि जी जो आपका परफेक्ट नहीं है कोई सही। चीज, लेकिन जो होती है वो क्यों वायलेट होती है? ये 52C की इंसर्शन के बाद जो है शहबाज शरीफ आके शूटर और उस टनल की वहां पे अनाउंसमेंट करता है। वो जो आपने बनाया हुआ है, मैं कहता हूँ उस पे अब इसके बजाय आप कुछ और लिखते हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उसमें वायलेट ही होना है तो फिर फायदा क्या है? तो इसके लिए तो फिर अवामी एक्शन कमेटी को इलेक्शन में जाना चाहिए था। जाहिर है वो असेंबली में आएगी तो इलेक्शन का जो बड़ा मेन इशू था ना, बाकी सेकेंडरी बातें हैं, लेकिन बेसिक पहले बात ये थी कि 12 सीटों को, ठीक है, उनको हमारा एक्शन कमेटी इस वक्त जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके दैट माउंट्स टू लेजिटिमाइज दो सीट। ठीक है, वो हम उनको जो है खुद उनकी कानूनी सीट तस्लीम करें। कुछ रूमर्स ये भी चल रहे हैं कि महाजरीन की नशिस्तों पे कोई पेशरफ्त होने जा रही है, उनको कम किया जा रहा है या खत्म किया जा रहा है या वट एवर जो भी। इस वक्त आज़ाद जम्मू और कश्मीर गवर्नमेंट के पास जो भी प्रपोजल्स हैं या जो भी जिन चीज़ों को भी वो कंसिडर कर रही है, तो क्या अवामी एक्शन कमेटी को उन पर एतमाद में लिया गया है या नहीं, नहीं, हमारे तो मुज़ाकरात ही डिस्कनेक्ट हो चुके हुए हमारे। ये अंबायर सोशल मीडिया पे सुनते हैं बातें। अच्छा, तो जब तक वो अगर एक्शन कमेटी की मशावरत के बगैर उन चीज़ों पर बातचीत होती है, कोई स्टेप लेती है, कोई अमेंडमेंट आती है असेंबली में, तो क्या एक्शन कमेटी का क्या रद्द-ए-अमल होगा? ये तो उस अमेंडमेंट को देख ही हम कर सकते हैं। मतलब पहली बात तो ये आप देखें कि जो इसके लिए आई एम वन ऑफ द मेंबर जो हाई पावर कमेटी जो है वो इस इशू के लिए थी, उसकी आज तक मीटिंग नहीं हो सकी। तो वो अगर ये सीरियस होते तो बजाय इसके कि हमारे साथ डिस्कस करते, ये आपस में डिस्कस करके फिर उसके बाद ये हमसे डिमांड करेंगे कि एज इट इज हम मान लें, ये तो नहीं है। सही। उसमें जो आपका एग्रीमेंट हुआ था तो उसमें एक नुक्ता यह भी था कि कोई जो भी डिस्प्यूट होगा कमेटियों के दरमियान या कोई डेडलॉक पैदा नहीं होगा, बल्कि एक पेशरफ्त आगे बढ़ती जाएगी। तो उस क्या जो वो मायदे की वो शिक थी, एक पॉइंट था, तो क्या उसके तहत आपने याद दहानियां करवाई गवर्नमेंट? वो मुसलसल पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास। अच्छा, अगर कोई फोरम हो तो हर दिन हर वायलेशन पे लेटर लिखा गया, ठीक है, हर वायलेशन सही, और फौरी तौर पे रिसीव करवाया गया। ठीक है। उसके बाद जो है ये इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के और जो मीटिंग्स का हर दफा उनको याद दहानी कराई गई कि ये हर 15 दिन के बाद जो है इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की मीटिंग, यही एक मैकेनिज्म था इस बात को इंश्योर करने के लिए कि कोई वायलेशन ना हो। लेकिन जब मैकेनिज्म को ही उन्होंने फेल कर दिया तो फिर बाकी क्या अच्छा, एक्शन कमेटी के जो रिसेंट कुछ चीज़ें डेवलपमेंट जो सामने आई हैं एक्शन कमेटी की तरफ से कि इंतखाबी इस्लाहात मांगी गई और उसमें ज़ाहिर डिलिमिटेशंस दोबारा करने का कहा गया और 33 हल्कों को मुतवाज़न तकसीम करने का, तो ये फार्मूला कैसे तय पाएगा? ये ज़ाहिर है
कुछ टेरिटरीज ऐसी हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कुछ टेरिटरीज ऐसी हैं जहाँ पे बहुत कम है, तो ये एक मुतवाजन कैसे होगा नहीं, वो हल्का उसके बदले लिए के जो है ना, आपको डेमोक्रेसी? पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में भी जो हर जगह यहाँ पे भी जी, उसमें 10 से 15,000 की भी गुंजाइश हो सकती है ठीक है, कि उसमें इतना डिफरेंस हो। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आपने अपनी सहूलत के लिए 50,000 के भी हल्के बना लिए, दूसरे हल्के लाख से 1.5 लाख तक पहुंचने वाले सही। मतलब एक एवरेज फिगर हो, हैं। उसके एवरेज राउंड हाँ, अबाउट उससे हो। थोड़ा बहुत ऊपर सही, नीचे उससे हो सकता है। ठीक है, और वो यानी वो जो कोई रीजनेबल डिलिमिटेशन हो ना, ये सही, इस वक्त तो आप देखें, आप ये आजाद कश्मीर के वो तो 2,000 वाले और 500 वाले हल्के तो अलग छोड़ दें, सही, रिफ्यूजीज सेटल इन पाकिस्तान के नाम पे, लेकिन आजाद कश्मीर के हल्कों में देखेंगे इनमें क्या जस्टिफिकेशन है कि कोई 50,000 का है तो कोई 1.5 लाख है। ठीक है। आपने कोई फिगर तजवीज़ किया कि इसके राउंड अबाउट होना चाहिए? मतलब ऑलमोस्ट 70,000 तो शायद वो किसी भी हल्के के लिए मुश्किल नहीं होगा कि किसी भी टेरिटरी में जो एक हल्का एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए मुश्किल नहीं होगा कि 70,000 के राउंड अबाउट में हल्का हो तो। और ये उसमें तो सही, बात हो सकती है, ठीक उसके है, वो उसके बेटर है, मुताबिक वो ठीक है। देखे हो अच्छा, जाए। एक दूसरी तजवीज़ ये भी देखने में आई है कि ओवरसीज वोट के लिए पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल, तो मवासलात का शोबा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। ओवरसीज बैलेट जो आ सकता है वो दो ही तरीकों से, या पाकिस्तान पोस्ट के जरिए आ सकता है या एम्बेसीज के जरिए आ सकता है, तो क्या उसके बाद ये फिर आज़ाद जम्मू और कश्मीर के 33 हल्कों में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं शुरू हो जाएगी? नहीं, वोट जो है वो तो मसलन जो है ये उसके लिए तो मैकेनिज्म ऐसा वो क्रेडिबल मैकेनिज्म बन सकता है, वो तो कोई इतना मुश्किल वो नहीं है मसला। क्या आपके जहन में कोई एक या वहाँ दो मैं एग्जाम्पल अभी हो? अभी मैंने इससे सही, पहले तो इस पे सोचा ही नहीं था, सही, लेकिन आपने अगर बात की है मतलब जो अगर वहां पे जो है वहां पर अगर पोलिंग स्टेशन वो बनाए जाए तो वो वहां पे वो अपना हमारा सिस्टम हो सकता है जिसको वो इंश्योर करके कम्युनिटी वहां पे तो अपनी कम्युनिटी हमारी इतनी स्ट्रांग है। एक एतराज ये आता है कि जो महाजरीन की नशिस्तें हैं उनमें हमारे इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, तो जो यूके में, जो मिडल ईस्ट में, तो वो लोग वहां पर हमारे इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन कैसे हो बन नहीं, सकती है? उसका मतलब तो ये है ना कि वो तो पोस्टल बैलेट है। जी, वो आजाद कश्मीर में उनका वोट यहाँ पे कंसिडर होगा, यहाँ की कंस्टिट्यूंसी में उनका वोट होगा। ठीक है, जो मतलब अभी यहाँ जो बाहर वो ये बातें करते हैं, मतलब अभी जो इन्होंने ये तो बहुत सारी जगहों पे है, कश्मीरी पंडित्स को उन्होंने वोट का राइट दिया है जो स्टेट छोड़ के चले गए इंडिया में, ठीक लेकिन है, वो अपनी कंस्टिट्यूंसी में वोट पोस्ट करते हैं। बिल्कुल वहाँ पे वोट पोस्ट करते हैं और वहाँ पे जाहिर है उनके इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन है और वहीं पे उनके वोट भी काउंट होते हैं, हाँ। वो एक थ्रू प्रोसेस आते हैं। अब हम जिस स्टेट में हैं, हम जाहिर है हमारी हैसियत डिस्प्यूट की ये है। जो इसके लिए जो है वो मैकेनिज्म जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो वो तय किया जा सकता है। ठीक है, ये तो ये मैं इन मेरा प्रिंसिपल अगर इस पे कोई मेरा ये कंसर्न है कि ये जाहिर है आज़ाद जम्मू और कश्मीर के 33 हल्कों से लोग बाहर हैं और बड़ी तादाद में बाहर हैं, ऑलमोस्ट 50% की पॉपुलेशन आप बाहर कह सकते हैं, तो 50% वोटर जब आउटसाइडर होगा और उस वोट पे डायरेक्ट इख्तियार इलेक्शन कमीशन का नहीं होगा, तो जो थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी अगर 5% 10% में इलेक्शन की है तो कहीं वो भी खत्म ना हो जाए नहीं, और वो धांधली का एक बड़ा रास्ता ना खुल इसके जाए। लिए ऐसा मैकेनिज्म तय हो सकता है ना कि जिसपे क्रेडिबल बनाया जा सके। ठीक है, जब तक क्रेडिबल नहीं है आपको इसका कोई इवॉल्व तो नहीं कर क्या सकते। ये चीज एक्ट 74 के अंदर पॉसिबल है? वो उसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें स्टेट सब्जेक्ट आपने जो है स्टेट सब्जेक्ट को बुनियाद बनाया ठीक हुआ है, है, तो स्टेट सब्जेक्ट जिनका इंटेक्ट है सही, वो उसके लिए। अब ये है मसला आजाद कश्मीर से जो रिफ्यूजी सेटल्ड इन पाकिस्तान और जो बाहर ओवरसीज कश्मीरीज हैं, इनमें डिफरेंस बेसिक क्या है? स्टेट सब्जेक्ट दोनों है, हम दोनों को मानते हैं, लेकिन उनका तलक आजाद कश्मीर से एजेपी की टेरिटरी से हाँ, है, इनका बिल्कुल तलक ठीक तो है। आजाद नहीं, कश्मीर टेरिटरी से नहीं है। मैं उनके वोट की हैसियत पे नहीं सवाल उठा रहा, मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि उनके वोट की जो यहाँ पर पहुंचने तक क्रेडिबिलिटी होगी, मैं उस पर सवाल उठा रहा हूँ नहीं, कि वो वो तो मैकेनिज्म उसके लिए मैकेनिज्म बनाया जा सही, सकता है ना जी। वो तो विदाउट इंश्योरिंग ठीक है। जो कोई क्रेडिबल प्रोसेस बनाए बगैर सही। तो हम भी नहीं चाहते कि जी इसका वोट अच्छा, हो। जो एक्शन कमेटी की तरफ से इस्लाहात कुछ सामने आई हैं, तो उनमें एक मेंबरान असम्बली के हल्फ में भी एक तजवीज़ वहाँ पर दी गई है कि जी जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर की खुद मुख्तारी और सालमियत और वफादारी का हल्फ हो, ये ये तो पहले से मौजूद है, तो इसको दोबारा से अपनी तजावीज़ में मेंशन करने की क्या ज़रूरत महसूस? ये जो है ना, जो इस कंटेक्स्ट में ये बात जो ये बाहर आप इल्जामात जो आपने पहले भी बात की सही, कि जिस तरह कोई एक्शन कमेटी को ये खत्म करना चाहती है, सही। तो ये तो सिर्फ उसकी हद तक है, वरना ये नहीं ऑलरेडी जो नहीं, है वो तो पहले ही जो मुख्तलिफ शेड्यूल्स में अल्पना में दिए गए हैं, तो उनमें तो ये सारी चीज़ पहले से मौजूद है, एजेके के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। वो तो है, तो वो है ये नहीं, एक्शन इसका कमेटी एक ने। असर असल में ये भी जा रहा है ना कि जो
उसका अगला हिस्सा है जिसमें पाकिस्तान से वफादारी की बात की गई है, तो कहीं उसको स्किप करने की तजवीज़ तो नहीं है? नहीं, ये उस पे तो एक्शन कमेटी में जो है आर नजरियात के लोग सही, हैं, वो ठीक प्रो है। पाकिस्तान लोग भी हैं। वो ये एक्शन कमेटी जो है, एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से जो है इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात नहीं हो सकती। सही, अलबत्ता एक्शन कमेटी में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इंडिपेंडेंट कश्मीर के हामी हैं, वो सही, अपने प्लेटफॉर्म से करते हैं ये बात, और उनका राइट है। सही। अच्छा, अब ये हमने ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। आपने बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात भी की जो एक्ट में मौजूद है, लेकिन जो हम हक़ मिल्कियत और हक़ हुक्मरानी की बात करते हैं, 52C में एक ऑप्शनल चीज़ मौजूद है, लेकिन उसके अलावा क्या ये सारी चीज़ें एक्ट 74 या इस एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत पॉसिबल हैं? नहीं, अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के तहत तो है ना। मसलन आप ये एक्ट 74 की भी जो आप बात करते हैं ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी जगह भी ये इवॉल्विंग प्रोसेस होता है। सही, मतलब आप जो है पहले दिन ही जब हक़ मलकियत हक़ हुक्मरानी की अगर आप बात कर रहे हैं, तो जो मेरे नजदीक हक़ मलकियत की हक़ हुक्मरानी की इंटरप्रिटेशन है, वो आज से 10 साल बाद मेरे बेटे के पास नहीं होगी, वो उसके इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये ह्यूमन सोसाइटीज जो है वो ये इवॉल्व होती हैं, सही, इसमें ये कोई स्टैटिक बात नहीं होती कोई भी। ठीक है, ये उसके वक्त और हालात के मुताबिक बदलती रहती हैं। जो इस वक्त जो है, कम से कम आप ये आजाद कश्मीर के नेचुरल रिसोर्सेज का इतना तो तस्लीम करें कि ये हक़ मलकियत इतना तो है ना, कि जो आप हाई कोर्ट की जजमेंट जो इसी उसके तहत है, उन्होंने कहा जी विदाउट एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट विद आजाद कश्मीर गवर्नमेंट यहाँ पे कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं लग सकता। उस जजमेंट की स्पिरिट ये है। अब ये इतना हक़ मलकियत तो इसी 74 के तहत ही है। लेकिन उसमें बड़ा एक दिलचस्प मामला ये है कि उसमें इंडस वाटर ट्रीटी आ जाता है। मैं वैसे बात कर रहा हूँ मेरा कि जो हम हक़ मिल्कियत की बात करते हैं, तो उसमें तो हम अपने हाइडल प्रोजेक्ट्स पे तो बुनियादी तौर पे ना इंडिया ने फरीक समझा है, ना पाकिस्तान ने फरीक समझा है। और अभी भी प्रैक्टिकली भी एक्ट 74 के अंदर भी जो हाइडल रिसोर्सेज हैं, तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सब्जेक्ट है। तो ये फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अभी तक किसी भी जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो उस पर एग्रीमेंट अभी तक नहीं किया। तो क्या पॉसिबल है कि मुस्तकबिल में इसी एक्ट के तहत ऐसी कोई पॉसिबिलिटी निकल आए? नहीं, जो आप बात कर रहे हैं ना, ये सारी चीजें उस केस में डिस्कस हुई थी। ठीक है, उसके बाद कोर्ट का वर्डिक्ट आई। अब कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद तो वो कोई, जब तक वो कोई नई आप लेजिस्लेशन ना करें, इस जो गिवन जो इस वक्त एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है, एग्जिस्टिंग जो एक्ट 74 है, उसके मुताबिक तो कोर्ट ने ये इंटरप्रिटेशन कर दी हुई। सही। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि अगर 31 मई तक मुतालबात पर कोई पेशरफ नहीं होती, नहीं हल होते, तो जो अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज होगा, तो वो गवर्नमेंट ऑफ AJK के खिलाफ होगा या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ होगा? नहीं, हमारा तो एहतजाज है नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट। उसमें जो जो भी रिस्पॉन्सिबल है उन सब के खिलाफ, जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी, जिन्होंने एग्रीमेंट किया था, उन सब के खिलाफ। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मुजफ्फराबाद के बजाय इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद स्टेट है? इस्लामाबाद नहीं, वो एग्रीमेंट करने के लिए भी हम इस्लामाबाद तो नहीं गए, वो यहाँ पे आए। ठीक है, तो इस्लामाबाद से तो मेरी नजर में तो कोई इसकी जरूरत नहीं है इस्लामाबाद की तरफ से बात करने की। यहाँ पे ज़ाहिर है उस वक्त एक जो यहाँ पे भी वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे आए थे, वो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रोल है अंडर द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उस हैसियत में आए थे। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस्लामाबाद में जो एस्टेब्लिश गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसकी बुनियाद पे नहीं है। आजाद कश्मीर के इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक है, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी, लेकिन सुप्रीम एग्जीक्यूटिव बॉडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। वो उसमें मिनिस्टर्स भी थे, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के दूसरे लोग भी जो जिनकी बुनियाद पे वो गवर्नमेंट कायम है, ठीक है, वो तो किसी को भी एसोसिएट कर सकते हैं। उन्होंने सरदार मसूद को भी उसमें शामिल किया हुआ था। वो तो ठीक है, वो रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कर रहे थे, उनकी तरफ से मुकर्रर किए हुए। वो तो चाहे वो सारे जो है वो ऑर्डिनरी लोग भी होते हैं, उनके पास खुद कोई होता ना भी होता, तो अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनको डिप्यूट करता है तो उनकी वो डेलीगेटेड वो पोजीशन तो होती है। तो इस सारी सूरत हाल में आप मुस्तकबिल क्या देखते हैं? मुस्तकबिल करीब में क्या इस मैं तो बिल्कुल अनसर्टेन हूँ, क्योंकि मुझे जो पिछले 2-3 साल से जो लगा, मुझे तो लगता है कि जी जो जिन लोगों के पास ताकत है, जिन लोगों के पास इख्तियार है, वो कोई केयर ही नहीं करते। वो दे आर लीस्ट बॉदर्ड के जो है वो क्या होता है, वो जब कोई सिचुएशन ऐसी पैदा होती है, वो सिर्फ उसको उस वक्त कूल डाउन करने के, इसके अलावा किसी की कोई सोच नहीं। तो ये तो सारी वो हालत है। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ कि आगे क्या होगा। हमारे लिए तो ये कोई और ऑप्शन नहीं है कि जो है हम चलो अपनी तरफ से जो स्ट्रगल कर सकते हैं वो करेंगे। ये 78 साल का यही सिस्टम इसी तरह जो है, ये एक्सप्लॉयटेशन का, करप्शन का ये सिस्टम इसी तरह कंटिन्यू ना करे। बाकी अब ये डिपेंड करता है, हम एक्शन कमेटी भी तो एक फैक्टर है, जो दूसरी फोर्सेज है सारी, वो अगर कोई वो जो है वो जो जिनके पास ताकत है, जिनके पास इख्तियार है, वो अगर उसको उसी तरह मिसयूज करने पे तुले हुए हैं, तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि आगे अब क्या होगा।
कि अगर लोगों की जो है कमिटमेंट अपने बुनियादी हकूक के साथ, अपने जिंदा रहने के हक के साथ, इज्जत के साथ जिंदा रहने के हक के साथ लोगों की कमिटमेंट रही तो अल्टीमेटली उनको सरेंडर करना पड़ेगा। मुझे तो इस पे यकीन है। सही, चलें, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।